अब इस आग में कई लोग जलेंगे। देख के नहीं चल सकता क्या? अंधा ही हूँ भाई। अरे भाई सॉरी, मेरी छड़ी मुझे पता नहीं था। आपको ऐसे नहीं निकलना चाहिए, कहीं चोट लग जाएगी आपको। माफ करिए, पर मुझे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आराम से जाइएगा। जी। आप चले जाएंगे या मैं छोड़ के आऊं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। क्या हो गया यार, ये दर्द क्यों हो रहा है? कुछ नहीं होगा रमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। होल्ड ऑन रमन। पैर पकड़ो। डॉक्टर इंजेक्शन, जल्दी फास्ट, क्विकली। डॉक्टर इंजेक्शन दो, जल्दी। He's dead. और इनकी मौत नेचुरल भी नहीं है। अब क्या? I know प्रिया, it's a murder। और मैं डॉक्टर सालुंके को इस केस के बारे में सब कुछ पहले से बता दिया था। अब तक तो उन्होंने फाइंड आउट कर भी लिया होगा कि रमन की मौत की वजह क्या होगी। जहर? रमन की मौत जहर से हुई? हाँ बस, बहुत खतरनाक जहर है। ये पहले इंसान के दिमाग पर असर करता है। पहले डिलेरियम, फोटोफोबिया, एमनेशिया। उसके बाद ये जहर इंसान के बाकी के अंगों पर असर करता है। बाकी के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। सर, इसका कोई एंटीडोट तो होगा ना? हर जहर का एंटीडोट होता है टेडी, लेकिन उसके लिए हमें उस जहर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बस ये जहर आसानी से पकड़ में नहीं आता है। मुझे भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़े इसे ढूंढने के लिए। सर, जहर देके मारना एक अलग बात है, और ऐसा जहर देना जिससे इस तरफ तड़प के मरे, ये जरा चौंकाने वाली बात नहीं लगती? लेकिन ये जो भी कोई है, ऐसी नफरत करता था रमन के साथ कि उसने उसे ऐसी खतरनाक मौत दी थी। समझ में नहीं आता कौन हो सकता है ये, कौन होगा?
कोई भी हो सकता है सर। सर रमन को जुए की लत थी, क्रिकेट, रेस कोर्स, सट्टा, हर तरह का जुआ, और इसी चक्कर में वो 5 करोड़ के कर्जे में था। 5 करोड़? 5 करोड़? हाँ सर, उसको धमकी भरे मैसेजेस भी आए थे। उसके फोन रिकॉर्ड्स में ऐसे कई सारे मैसेजेस हैं जो उसको बुकीज और सट्टेबाजों ने भेजे। जी देखिए सर, हो सकता है इन्हीं में से किसी की धमकी सच साबित हो गई होगी। पता नहीं, पर जिस तरह से इसको मारा है सर, लगता तो नहीं है किसी बुकी का काम है। फिर भी इन्हें बुलाना तो पड़ेगा, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ, हेलो एसीपी प्रद्युमन। अच्छा ठीक है। आप रमन का चचेरा भाई हितेन। हितेन, किसी ने रमन का खून कर दिया है। क्या लगता है आपको किसने किया होगा? मुझे नहीं पता सर। बुरे काम का बुरा नतीजा, एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था सर। हम किसने किया, कैसे किया, ये तो नहीं पता सर, लेकिन इतने सारे लोगों से दुश्मनी, इतने सारे लोगों का कर्जा, उन्हीं में से किसी ने। अच्छा, आपके अलावा परिवार में इनका और कौन? माँ है इसकी, लेकिन हम वो कहां पर है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो बॉडी अभी यहीं रहेगी हमारे पास। आप अपना कांटेक्ट नंबर वहां लिखवा दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको तकलीफ देंगे। जी सर। सबका उतना दुखी है नहीं जितना ही दिखा रहा है। हाँ, बॉडी ले जाने की जल्दी नहीं थी, जैसे ही बोला जाओ तो निकल गया। कोई पूछताछ नहीं कब मिलेगी बॉडी। गड़बड़ है ये हितेन, बड़ी गड़बड़ है। ऐसे लग रहा था जिसे ये बात पक्की करने आया था कि रमन मरा है या नहीं। नजर रखो उस पर। रमन, बेटा, रमन क्या हुआ बेटा? मैम, मेरा रमन, माँ मैं इसकी वसुंधरा। बेटा क्या हुआ? मैं तो तेरा इंतजार करती रही कि तू आएगा और मुझे घर ले जाएगा एक दिन, पर तू तो इतना दूर चला गया बेटा। और आप अपने बेटे रमन के साथ नहीं रहती थी? जी नहीं सर। आप? सर मेरा नाम मदन है। भगवान, मुझे क्यों बिठा रखा यहाँ पे? उठा लेता मुझे ही। संभालो अपने आप को। और कितना रोग इस नालायक से किया, इसको अपनी करनी की सजा मिली है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, चाहे जैसा भी था, बेटा था मेरा। क्यों, ऐसा क्या किया था इसने इनके साथ? इन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया, सड़क पर छोड़ दिया अकेले। ऐसा क्यों? बोला माँ बहुत कर्जा है, घर बेचना पड़ेगा और मेरा खर्चा भी नहीं उठा सकता, इसीलिए मुझे छोड़ दिया। और फिर क्या करती सर, ठीक से दिखाई नहीं देता, कहाँ जाती मैं? पड़ी रही फुटपाथ पे, भूखी प्यासी, बेघर बेसहारा। फिर शायद भगवान को दया आ गई और उसने उस फरिश्ते को भेज दिया। उसका चेहरा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा और मैं चली गई। एक बड़ा आदमी मुझे इसके पास ले गया। सर, दरअसल मेरी एक संस्था है, संयुक्त वृद्धाश्रम। हम वहां पर कोशिश करते हैं कि इन जैसे बुजुर्गों को घर जैसा प्यार और सम्मान मिल सके। माँ जी मुझे वृद्धाश्रम के गेट पर मिली थी एक चिट्ठी के साथ, जिसमें लिखा था कि इनका ख्याल रखना।
बस उसी दिन से संयुक्त वृद्धाश्रम इनका घर बन गया। आज सुबह लैंडलाइन पे फोन आया कि इनके बेटे की मौत हो गई है। बस इनसे रहा ही नहीं किया। माँ है ना। मेरी आपसे विनती है, इसके कातिलों को छोड़ना मत सर। जरूर सजा दिलवाना सर, जरूर सजा दिलवाना। देखिए माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, हम रमन के कातिल को नहीं छोड़ेंगे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। थोड़ा ख्याल रखिए अपना। मदन, इनका ख्याल रखना। और एक बात, किसी भी चीज की आप लोगों को जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। कमाल है तारिका, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से इसकी जान पर जो निशान है ना, ये या तो किसी एलर्जी का है या फिर किसी जहरीले कीड़े मकोड़े के डंक का निशान है। सर, इस हितेन की हरकतें ठीक नहीं लग रही है सर। ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसको उठना बैठना है, उस पर शक करना बनता है सर। एक और बात है सर, कुछ समय पहले ये रमन ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब रमन के मरने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रहा है सर। एक मिनट, लाएंगे प्लीज। इसके स्किन पे ना मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है। तारिका, ये जो अजीब सी चीज है ना, दरअसल ये पैराफिन है। पैराफिन? मोम। अरे तो इसका मतलब वो जहर इसकी थाई में नहीं इंजेक्ट किया गया? किया गया, वो जहर इसकी थाई में ही इंजेक्ट किया। तो फिर ये मोम कहां से आया? मोम कहां से आया? तारिका, यहां से खूनी ने जहर इंजेक्ट किया। दरअसल ये जहर मोम से, पैराफिन से कोटेड था, इसीलिए इसकी इस चमड़ी पर भी और इसके खून में भी हमें पैराफिन मिला है, क्योंकि खूनी नहीं चाहता था कि जहर तुरंत इसके शरीर में जाकर के असर दिखाए, इसलिए उसने इसे कोट कर दिया। और ये जो जहर है, इसको माइन, ये एक बायो पॉइजन है, जैविक जहर। खूनी ने इसे मोम से कोट किया, इसके शरीर में इंजेक्ट किया और फिर इसके शरीर की गर्मी से मोम पिघलने लगा और वो जहर इसके खून में मिलकर के अपना असर दिखाने लगा। मतलब ये जहर किसी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि पैलेट यानी छोटी गोली के फॉर्म में इसके शरीर में डाला गया है। एग्जैक्टली। ये है वो कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे रमन इंजीनियर था। उसके कोलीग बता रहे थे कि यहां से निकलने के बाद उसको कुछ पैर में तकलीफ हुई है, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों ने बताया कि जब तक वो कंस्ट्रक्शन साइट में था तब तक तो वो ठीक था। इसका मतलब जो भी हुआ कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आने के बाद हुआ, तो यहीं पे हुआ होगा। यहाँ पे तो आसपास पता करते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा। सर आप लोग चलिए, मैं जरा चाय पी के आता हूँ। मतलब चाय वाले से पूछ के आता हूँ, कुछ देखा है क्या? अभिजीत, ये बच्ची कंस्ट्रक्शन साइट के सामने अखबार बेच रही है, पूछते हैं उससे। क्या नाम है बेटा आपका? चुटकी। चुटकी? अच्छा बेटा जरा ये देखो, ये फोटो देखो ध्यान से। इनको जानती हैं आप, पहचानती हैं? हाँ, ये अंकल तो हमेशा मुझसे अखबार खरीदते थे, पर 3 दिन से ये नहीं आए। तो 3 दिन पहले आपने इस अंकल को यहाँ पे देखा था? हाँ, एक आदमी के साथ ये टकरा गए थे, इनको चोट भी लगी थी। वो आदमी बहुत अजीब था। अजीब मतलब? अबे अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता क्या? अंधा ही हूं भाई। तो क्या हो गया यार? दर्द क्यों हो रहा?
उसी ने हमला किया रमन पे। अच्छा बेटा, आप वो जो अंकल थे उनको पहचान सकते हो? देखा था आपने उनको ठीक से? नहीं। अच्छा, वो कार का नंबर देखा आपने? नहीं अंकल, वो अंकल को कार चलाते देख मैं एकदम चौंक गई थी, इसलिए कार का नंबर याद नहीं है। पर क्या बात है अंकल, इंजीनियर अंकल ठीक तो है ना? नहीं बेटा, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो अभी किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए, अब वो यहां पर नहीं आएंगे। थैंक यू। आप इस समय अखबार बेच रही हो, स्कूल नहीं जाती आप? क्या बात है, हैं? स्कूल तो जाना चाहिए। आप कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो। एक्चुअली हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और आपको भी जाना चाहिए। पर स्कूल जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ना अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, अगर आपको पैसे ना देना पड़े तो आप स्कूल जाएंगी? हाँ अंकल, जरूर जाऊंगी, मुझे पढ़ना है। समीर, अब तुम्हारी बारी। हाँ बोलो। हाँ यार, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इस खंडहर के लिए एक कौड़ी भी खर्च नहीं करने वाला। मेरी छड़ी। मेरी छड़ी। आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा। आप ठीक है ना? नहीं, आप ओके। आप संभाल के जाइए। हाँ जी, आप संभाल के जाइए। ओके, थैंक यू। चला इस आदमी को जो जहर दिया गया ना, वो भी किसी पौधे से ही बनाया गया है। क्या? ये भी किसी पौधे से? हाँ बस, लेकिन ये कौन सा जहर है, ये अभी तारिका पता कर रही है। इस जहर का नाम है रिकिनस कम्युनिस, और ये जहर पहले वाले जहर से भी बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक है। रिकिनस? ये किसी पौधे का नाम है क्या? हाँ फ्रेडी, ये किसी पौधे का नाम है। और बॉस, ये कोई आम पौधा नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और खूनी जो कोई भी हो बॉस, उसे पौधों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। जानकारी तो होनी चाहिए पौधों के बारे में, तभी तो। लेकिन सर, इन हत्याओं की वजह क्या है? ना तो हमें रमन की हत्या का कारण पता है और ना समीर का, और दूर दूर तक इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। सर, समीर और रमन के बीच में एक चीज तो कॉमन है। क्या? माय गॉड, तो ये है वो कड़ी जो समीर और रमन को जोड़ती है। तो क्या दोनों ने एक ही गलती की? जी सर, रमन की तरह समीर ने भी अपने बूढ़े और कैंसर पेशेंट पिता को घर से निकाल दिया था। हमने उनके बारे में छानबीन की और एक ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने समीर के पिता को ढूंढने में मदद भी की और इस केस को एक नया मोड़ दिया। कौन है वो? सर, ये डॉक्टर दिनेश है। हेलो सर। कैंसर सेंटर के चोड़ी। समीर के पिताजी का इलाज यही कर रहे थे। डॉक्टर दिनेश, सर एक बात समझाइए,
समीर ने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाला था, तो फिर ये समीर के पिताजी आपके यहाँ कैसे पहुंचे, आपके कैंसर सेंटर में? किसी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। मैं हॉस्पिटल पहुंचा ही था जब मैंने इनको देखा। ये चेयर पे बैठ के कुछ बड़बड़ा रहे थे, हाथ में लिफाफा था। मैंने पूछा कि कौन है, लेकिन इनको कुछ याद नहीं था। मैंने उनके हाथ से लिफाफा लिया। पैसों के अलावा उसमें एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था कि इनको कैंसर है और हम इनको अपने यहाँ एडमिट करके इलाज शुरू करें। एडमिशन के लिए डिपॉजिट की रकम लिफाफे में है और इलाज के पैसे भी हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उनकी उम्र और हालत को देखकर मैंने उनको एडमिट तो कर लिया, और मुझे चिंता थी अगर पैसे ना मिले तो। लेकिन भगवान का शुक्र है, अगले ही दिन इलाज के पूरे पैसे 10 लाख रुपए हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। 10 लाख रुपए किसने ट्रांसफर किए? सर 100% खुली ने दिए होंगे। सर बैंक डिटेल से पता चल जाए। पता चल गया है। एक्चुअली पैसे समीर की वाइफ रत्ना ने दिए थे सर। ये सब मेरी गलती है सर। मेरी वजह से समीर की जान चली गई। मैंने ही उसे उकसाया था। पिताजी की देखभाल में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और सारी प्रॉपर्टी और सब हमारे नाम पर हो ही चुका था, तो मैंने ही समीर को कह के पिताजी को घर से निकलवा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? समीर के पिता तुम्हारे भी पिता समान थे, उनको ही घर से निकाल दिया। तो ये सब करने के बाद फिर उनकी इलाज के लिए 10 लाख रुपए क्यों दिए? मुझे किसी ने धमकी दी थी सर कि अगर पिताजी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो समीर को और मुझे मार देंगे। सर मैंने उन्हें 10 लाख रुपए दे दिए, फिर भी उन्होंने समीर को मार दिया। और अभी भी कहा है कि अगर हर महीने पिताजी के इलाज के लिए 50,000 रुपए नहीं दिए तो वो मुझे भी मार देंगे। किसी पे शक है तुम्हें? नहीं। उसके बारे में कुछ याद है? उसकी आवाज, उसका लहजा, कुछ भी याद नहीं। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर मैं मरना नहीं चाहती। सर मैं पिताजी को घर ले आऊंगी, मैं अपने उनकी पूरी देखभाल करूंगी, पूरी कोई तकलीफ नहीं होगी। सर आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर प्लीज मुझे बचा। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। तो वो जिस नंबर से धमकी भरे कॉल आते थे वो नंबर ले लो, पता करो कहाँ का है। आप चलिए। सर हमने इतने सारे एंटीडोट्स बना लिए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि खूनी इन्हीं में से किसी जहर का इस्तेमाल करेगा? अब कुछ भी हो जाए, हम खूनी का दिमाग तो नहीं पढ़ सकते ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है तारिका, लेकिन एक बात समझो, खूनी इन पौधों का जहर निकाल करके इस्तेमाल कर रहा है। इन पौधों का पहले से भी ज्यादा तेज हर बार। तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। पता नहीं वो अगली बार कौन से पौधे का जहर किस पर इस्तेमाल करे। पता नहीं किस पर, कब, कहां, कैसे, किस पौधे का, पता नहीं। हेलो, हाँ पूरी बताओ।
सर वो फोन बूथ जहाँ से कातिल ने रत्ना को धमकी भरे कॉल्स किए थे वो ये भाईंदर रेलवे स्टेशन के पास है। भाईंदर रेलवे स्टेशन? तो वहां तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। जाहिर सी बात है उसने ब्लाइंड मैन के भेस में तो किया नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है पता लगाना। सर किसी को कुछ पता तो नहीं है, लेकिन एक खास बात यह है कि ये कॉल्स सुबह 11 से 12 के बीच किए गए हैं और रेलवे स्टेशन के पास एक बस स्टैंड भी है जहाँ से बस जाती है पुणे। बस स्टैंड भी पास में ही है, तो ट्रेन से भी जा सकता है और बस से भी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। भाईंदर, इसका मतलब कि खूनी मुंबई से ही है और सिर्फ समीर का खून करने के लिए पुणे गया था। तो पुणे वो ट्रेन से गया होगा या फिर बस से या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी या फिर खुद की गाड़ी से। वही तो सर, खूनी को पता था कि हम लोग रत्ना तक पहुंच जाएंगे और ये कॉल वाली बात खुलेगी, इसलिए वो हमें गुमराह कर रहा है सर। खेल खेल रहा है हमारे साथ। हाँ, खेल खेल रहा है। मगर सर हम लोग खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास उसके खिलाफ तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं और हमें यह भी नहीं पता है कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है। पंकज, इससे पहले कि खूनी अपनी शिकार तक पहुंचे, हम शिकार उसके सामने डाल देंगे। ये घटना आज सुबह 10 बजे की है। मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने रेल के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसने एक बुजुर्ग को ये करने पर मजबूर कर दिया। मुझे, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। क्या करूँगा मैं जी करके? लेकिन आपके साथ हुआ क्या है? आखिर आप क्यों मरना चाहते हैं? क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ? मुझे मेरे इकलौते बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया अकेले करके। मैंने अपने बच्चे को इतने प्यार से पाला पोसा और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बड़े दुख की बात है। आखिर क्या हो गया हमारी आजकल की पीढ़ी को? आपका बेटा करता क्या है? क्या करता है? स्कूल जाता है। टीचर है? नहीं, पढ़ता है। स्कूल में पढ़ता है। अभी 8 साल का ही तो है। जी क्या कहा आपने? क्या कहा? आपका बेटा कितने साल का है? कितने साल का है? आपने कहा 8 साल का है। मेरा बेटा 8 साल का है। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं मर जाऊंगा। सुना आपने? इनका दावा है कि इनके 8 साल के बेटे ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। आखिर क्या वजह है? कौन है ये 8 साल का बच्चा? रेल की पटरी पर जान देने की कोशिश करने वाले बुजुर्ग के 8 साल के बेटे का पता चल गया है। वो दरअसल 33 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बुजुर्ग की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब भी वो उसे 8 साल का बच्चा ही समझते हैं। उनका बेटा अमेरिका में रहता है और उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद ही बुजुर्ग ने अपनी जान देने की कोशिश की। आइए उनके बेटे से ही पूछते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। सर एक सवाल सर, क्या ये सच है कि आपने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया है? हाँ ये सच है। सर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको एक बार भी बुरा नहीं लगा? हाँ निकाला मैंने और बुरा भी नहीं लगा। आप जानते हैं इनको? आपने कभी झेला इनको अल्जाइमर्स की बीमारी है। मैं पागल हो गया उनका ख्याल रखते रखते। मेरी खुद की एक लाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है। मैं क्या करूं? कब तक पैसे दे के इनका ट्रीटमेंट का काम कराते रहूं? मैं पैसे नहीं मेरे पास, सब खत्म हो गया। अरे यहाँ से, अरे छोड़ दो मेरा पीछा, मैं दूर चले जाओ मुझसे। परेशान हो गया आपसे मैं। ये तमाशा देखो खड़ा कर दिया। खुश हो गए? चले जाओ, मुझे छोड़ गए यार। सर कभी आप भी तो छोटे थे ना। इन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया और अपने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुमको बहुत प्यार आ रहा है? जा अडॉप्ट कर ले जाके। दिमाग खराब मत करो मेरा। तुमको जो करना था ना तुमने आके कर लिया। बवाल करा, प्यार भी मिल गई ना तुमको, पैसे कमा लिया ना। हटो यहाँ से। तो देखा आपने कि किस तरह एक लड़के ने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? किसके साथ रह जाएंगे? इन्होंने अपनी सारी पूंजी अपने लड़के पे लगा दी और आज इनके लड़के ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। बड़े बच्चे गुब्बारे ले लो जल्दी। गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो। अरे बेटा गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो। गुब्बारे ले लो। गुब्बारे
गुब्बारे ले लो बेटा, गुब्बारे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे गुब्बारे वाला गुब्बारे, गुब्बारे ले लो। सर एक अंधा बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। इतने सारे लोग? सर, इतने सारे अंधे एक साथ? हमने तो एक सोचा था, यहाँ तो 8-10 निकले। लगता है ये कोई चाल है। एक मिनट आप लोग रुकिए। एक मिनट, यहाँ कैसे आ गए आप लोग? ये आप सब कहाँ हैं आप लोग? यहाँ क्या बात है? क्या हुआ? यहाँ आंखों का फ्री चेकअप होने वाला है। संपत है आप? संपत? उसने ही बुलाया था हम लोगों को। देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई शिविर नहीं है। कौन संपत कौन है? किसने बुलाया आपको? उसने ही तो बुलाया था यहाँ। पंकज! पंकज! क्या हुआ? पंकज! वो रहा। पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। आजा, जल्दी आजा। पंकज, तुझे कुछ नहीं होगा। पंकज, इसे एम्बुलेंस में लेके जाओ। पंकज, तुझे कुछ नहीं होगा। पंकज, तारिका, ये लो, इससे जहर का पता करो। अगर जहर का पता नहीं चला तो हम एंटीडोट नहीं दे पाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो तुम? सुना नहीं है पंकज, आंखें बंद मत होने देना। आदर्श, हमारे पास इसका एंटीडोट हो, वरना हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और आई एम श्योर ये वाला जहर पहले वाले जहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तारिका, एक काम करो, नेशनल डायल सेंटर को फोन करो और उसे लाइन पर रखो। पंकज, दूध भाई, पंकज। Oh my God, ये नहीं हो सकता है।
मंगलसूत्र तो जहर ही बदल दिया। लेकिन सर हमारे पास इतने सारे एंटीडोट से कोई ना कोई तो काम करेगा ना। कोई काम नहीं करेगा बॉस, वो पौधे का जहर ही नहीं है, उसने जहर बिल्कुल बदल दिया है। अब क्या होगा सौरभ? करना कुछ यार। पंकज की ब्रीदिंग, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सर मेरा नाम मदन है। तुमने क्या ये सब? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मैंने जो किया सही किया। लोगों की जान लेना सही है? मैंने सिर्फ बुरे लोगों को सजा दी है सर। जो लोग अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते ना, उनको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। जब मेरी माँ की मौत हुई थी तो मेरी दुनिया उछल गई थी। उसी वक्त मैंने संयुक्त वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी। सर वहां पर जितने भी बुजुर्ग माँ बाप आते हैं ना, सब अपने बच्चों के सताए हुए होते हैं। ये देखकर मेरा खून खौल जाता है। मैंने उसी वक्त ये फैसला किया था कि मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा, इसीलिए मैं मार देता हूं इनको। क्या गलत किया मैं? सर कुछ करो सर। कुछ नहीं कर सकते जब तक उस जहर का कंपोजिशन नहीं पता लगेगा तभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इसे गलत एंटीडोट दे दिया तो ज्यादा खतरनाक होगा यार। सर पंकज की हालत तो बिगड़ती जा रही है। सर पल्स गिर रही है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाके कुछ नहीं होगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है वहां जाकर टेस्ट करें। मुझे इस जहर का नाम चाहिए यार। पंकज हेलो। हाँ सर, हाँ सर पकड़ा गया। सर खूनी मदन है। हाँ जहर हम पता करते हैं। कभी पता नहीं चलेगा तुमको, कभी पता नहीं चलेगा तुम लोग। उसे भी पापा को सुनाया। ना मदन 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 एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा जल्दी। नहीं सर कोई फायदा नहीं है, मेरा काम हो गया है। नहीं मदन, मान लिया तुमने उन लोगों के साथ जो कुछ भी किया, मान लिया, लेकिन तुमने जिसे वो जहर चुबाया है वो बेगुनाह है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो जहर कौन सा बताओ? हाँ BTX। सब उस जहर का नाम BTX है। सारंग, जहर का नाम है BTX। मदन बस हो गया you'll be all right। बस अब पंकज को कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। वेलकम माय बॉय। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम आदमी अच्छे थे मदन, लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं था। ये तो चला गया अभिजीत, तो चाहे कुछ भी हो जाए इसका वो वृद्धाश्रम बंद नहीं होने देंगे। एक मिनट, ये पार्सल स्कैन मशीन में डालो। ये पार्सल रिसेप्शन में दे दो। ये लीजिए। शामू, जी मैडम। ये पार्सल लो, जस्टिस राय के लिए आया है। वो ऊपर प्राइवेट लॉज में बैठे हैं, उनको दे दो। बाप रे, जस्टिस राय, उनके पास कौन जाएगा? क्यों, क्या हुआ? अभी 10 बातें सुना देंगे। चेक कैन मेड। राय,
शतरंज खेलना भूल गए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आज तगड़ा खेलने के मूड में नहीं हूं। और सुनो, तुम भी आज मुझे हराने की कोशिश नहीं करोगे, समझे? क्यों भाई, तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए? बिल्कुल। बहुत अच्छा गेम खेला तुमने, एक और खेले? ठीक है। हेलो सर, राय सर। क्या है? हैप्पी बर्थडे सर, आपके लिए पार्सल आया। ठीक है, रखो इधर, रखो इधर आओ। आप क्या हुआ सर? ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हैप्पी बर्थडे सर। कुछ चाहिए तो बोलिएगा सर। ठीक है। उसने सोचा भी नहीं होगा डांट की जगह टिप मिलेगी। ये सब लोग ना मुझे घूसट और खड़ूस समझते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे मजा आता है। अरे ये सब छोड़ो, पैकेट खोलो ना, क्या है? ये है क्या? देश के सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग को सम्मान पूर्वक भेंट। कोई नाम नहीं? प्रेस द टेल। आपने कहा था बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है? हाँ सर, लॉन्च में सर। वो दोनों वहीं थे सर। ये देखिए सर। यहाँ तो कांच ही कांच है। पूरे फेस पे कांच के टुकड़े हैं। ये जख्म बहुत गहरा नहीं दिख रहा है और खून भी ज्यादा निकला नहीं है, तो फिर उसकी मौत कैसे होगी? सर, शायद बक्से के अंदर कांच के टुकड़े रखे होंगे। हाँ सर, इसमें एक कांच का शोपीस था। स्कैन करते हुए गार्ड ने देखा था। एक्चुअली सर, आज जस्टिस राय सर का बर्थडे था ना, इसलिए ये बॉक्स किसी ने भेजा था। लेकिन सर, ये बॉक्स तो मेटल डिटेक्टर स्कैनर सबसे प्योर होके आया था, फिर पता नहीं क्यों ये सब हो गया। सर, हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल जजेस और लॉयर्स हैं, और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी जान को खतरा है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं सर। तो आज क्या हुआ? हाँ? सर, प्रेस द टेल। क्या है ये? जो कुछ इस बॉक्स में होगा शायद उससे रिलेटेड है। ये पार्सल तो जस्टिस राय के लिए था। ये जस्टिस लाल बिना वजह मारे गए। शौकत, अब ये ऑनलाइन शॉपिंग की गई है। चारों तरफ कांच बिखरे हैं। इन लोगों का कहना था कि धमाका हुआ है, पर अगर पैकेट के अंदर कांच था तो धमाका हुआ कैसे? और अगर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो फिर मेटल या प्लास्टिक के टुकड़े या फिर बारूद कुछ तो होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। एक काम करो, ये बॉडी और ये कार्ड इसको फॉरेंसिक लैब में भेज दो। और पूर्वी, ये जस्टिस राय का मोबाइल फोन चेक करो। मेटल डिटेक्टर वहां, स्कैनर वगैरह तो सब है। अगर पार्सल में बॉम्ब था तो डिटेक्ट कैसे नहीं होगा? सर, पार्सल में ऐसा कुछ था ही नहीं साहब, मैंने ध्यान से देखा था। और स्कैनर मशीन में साहब सिर्फ कांच का सामान ही दिख रहा था। अच्छा, इस स्कैनर की फुटेज स्टोर तो होती होगी? हाँ सर, फुटेज 24 घंटे तक सेव रहती है और उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। ओके, तो फुटेज देख सकते हैं हम लोग? ये क्या? कोई शोपीस तो लग रहा है। देखिए सर, कहीं कोई मेटल है ही नहीं और इतना पारदर्शी कांच ही हो सकता है। जब वो डिलीवरी बॉय आया था तब की फुटेज है? हाँ सर, और कल बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। आप कह रहे थे सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम है, ये आपका इंतजाम है? सॉरी सर।
अब दे दे के हमारे पास एक सुराग बचा है, वो कुरियर आईडी बस। चलो एक छोटा सुराग तो हाथ लगा, बाकी फॉरेंसिक लैब में सारों के साथ भी कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ निकालेंगे। ये बुद्धि तो सूरज ही नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हुआ कैसे। ये सांकेत तू कह रहे तेरे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों की मौत हुई कैसे? अरे नहीं, ये समझ में आ गया कि इनकी मौत कैसे हुई है। ये जो कांच के टुकड़े हैं ना, इनमें जहर है, इसकी वजह से इनकी मौत हुई है। कांच के टुकड़े जहरीले थे? हाँ, वो जो कांच का शोपीस बना था ना, तो शोपीस बनाते वक्त जब कांच को पिघलाया गया तब खूनी ने उसमें जहर मिला दिया। जब कांच ठंडा हो गया तो जहर पूरे के पूरे कांच में फैल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था बॉस। और सर, जब हमने इन कांच के टुकड़ों को टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें एक ऐसा जहर मिला हुआ था जो कोई भी अपने घर पे बना सकता है। सर आप तो बोल रहे थे कि ये गुत्थी सुलझी नहीं है, मगर आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है। नहीं 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 पंकज, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ ये पता लगा है कि कांच के टुकड़े जहरीले थे। बस ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। लेकिन सर इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है? कांच ब्लास्ट हुआ और उसके टुकड़े इन दोनों को लगे, जहरीले कांच के टुकड़े, जहर खून में मिला और इन दोनों की मौत हो गई, राइट? करेक्ट, लेकिन तुमने बीच में क्या कहा? कांच ब्लास्ट हुआ। अब सवाल यह है कि कांच ब्लास्ट कैसे हुआ? जब इसमें कोई विस्फोटक नहीं है, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं मिला है, तो ये ब्लास्ट हुआ कैसे? फोरेंसिक सर्जन कौन है? मैं हूं। तो फिर तुम बताओगे ना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, जादूगर नहीं हूं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा तो जादूगर नहीं हूं। सर, इन जहरीले टुकड़ों के अलावा हमें एक और चीज मिली है। क्या? ये कार्ड जो इस गिफ्ट के पास था, ये कार्ड का पेपर वैसे तो मोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये दो पेपर को यूं चिपकाकर बनाया गया है। और ये देखिए इसमें क्या लिखा है। सजाए मौत, मतलब खुदी ने सिर्फ कत्ल ही नहीं की, कत्ल के साथ साथ एक मैसेज भी भेजा, सजाए मौत। जो हुआ उसका बहुत दुख है हमें, पर ऐसे समय में भी हमें आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे। जी मैं समझ सकती हूँ। आपको किसी पर शक है? जी मेरे पति कानून पर सख्त और न्यायप्रिय इंसान थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान के लाखों लोग दुश्मन हो सकते हैं। वो अपराधी जिनको उन्होंने सजा दी थी, वो वकील जो इनकी सख्ती से बहुत परेशान थे और इनके फैसले से नाखुश भी। आए दिन उन्हें धमकियां भरे फोन आते थे और लेटर्स भी, पर इन सब के बावजूद भी वो अपने आप पर गर्व महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी ईमानदारी का ये इनाम था। I'm sorry, इससे आगे मैं और कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी, पर हाँ, आनंद आपको सब कुछ बता देगा। आनंद? आनंद कौन है? आनंद इनका पर्सनल असिस्टेंट है। और कहाँ मिलेंगे मिस्टर आनंद? वो मेरे पति के चेंबर में ही ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं, आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं। मिस्टर आनंद, जस्टिस राय पे बहुत सारे हमले हुए थे, बहुत लोग दुश्मन थे उनके, क्या जानते हैं इनके बारे में आप? सर, उनको धमकी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अच्छा, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी? अनगिनत। उनकी धमकियों को ट्रॉफी के जैसे संभाल कर रखते थे। एक मिनट सर। धमकी कई साल पहले किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका था, ये रही उनकी ट्रॉफीज। ये सचमुच ज्यादा है। लोग उन्हें बहुत सख्त समझते थे, लेकिन सच पूछो तो सर बड़े ईमानदार और न्यायप्रिय थे। यहाँ तक वकील भी उनसे डरते थे और अपराधी उनके नाम से कांपते थे। धमकी भरे खत तो ठीक है, लेकिन ये पत्थर और स्याही क्यों? कई साल पहले किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका था, तो सर ने पत्थर भी रख लिया था। और ये स्याही की बात है? अरे सर, ये तो कुछ ही महीने पहले की बात है। क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? तुम्हारी इसी जाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, याद है ना? अभी चाहकर भी भूल नहीं पाओगे मुझे, नहीं भूल पाओगे तुम। आपको जिन जिन लोगों ने धमकी दी है, सबकी डिटेल चाहिए। आनंद जाके बॉटल लाओ। अब ये बॉटल सोवेनियर बनेगी हमारी स्टडी रूम में। कमल को इस हरकत की वजह से फिर से जेल हुई, शायद और कोई अब भी जेल में ही हो। तो नहीं है इसमें कि हमें पता चल सके कि ये सारी चीजें अपने कब्जे में ले लो। वहाँ पर जो और मिस्टर आनंद, वहाँ पर सिर्फ जज साहब को जिन जिन लोगों ने धमकी दी है, सबकी डिटेल चाहिए हमें, सबकी लिस्ट चाहिए। यार वीरेन प्लीज यार एक बार फिर से पता करो यार, शायद कुछ पता चल जाए। सर जब ये पॉसिबल है ही नहीं तो पता चलेगा कैसे? देखिए आप सिर्फ मुझे कांच के टुकड़े दिखा रहे हैं, ना इसमें बारूद है, ना केमिकल है, ना कोई मेटल, और कोई विस्फोटक पदार्थ भी तो नहीं है इसमें कि हमें पता चल सके कि ये ब्लास्ट की वजह क्या है। यार वीरेन वहाँ पर जो कुछ था वही दूंगा ना, वहाँ पर सिर्फ कांच के टुकड़े थे और कुछ नहीं था। तो सर ये बॉम्ब ब्लास्ट है ही नहीं, गुणों के बारे में बात क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी बॉम्ब नहीं बना जो सिर्फ कांच के टुकड़ों से बना हो। सर उसको हर तरह कांच में विस्फोटक गुण होते ही नहीं है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे मालूम है कांच में विस्फोटक गुण नहीं होते, लेकिन वहां पर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट में सिर्फ कांच के टुकड़े मिले और कुछ मिला ही नहीं है यार। तो सर आई विश कि आप ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर लें, ताकि हमें भी तो पता चले कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे। सर आप लोग कांच के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं ना? मैं ऐसी किसी को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है। ग्रेट सर उसको हर तरह के कांच के बारे में पता है। आई थिंक हमें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। मिलते हैं तारिका, तुम जिससे कहोगी उससे मिलते हैं, बस मुझे सिर्फ ये पता करना है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचा? सर बस 2 मिनट तो हो जाएगा, 2 मिनट। ओके, देखें पूर्वी को क्या मिला। फोन से कुछ पता चला राय साहब के? हाँ सर, कुछ अजीब से मैसेजेस मिले हैं जस्टिस राय और जस्टिस लाल के बीच। अजीब मैसेज? कैसे हैं? ये देखिए सर, ये मैसेजेस हैं या शायद कोई कोड्स हैं जो नंबर्स और लेटर्स को मिला के बनाए गए हैं। ये देखिए सर, ये मैसेजेस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को 2 बार भेजे, एक बार 3 महीने पहले और दूसरी बार सिर्फ 1 महीने पहले। अब या तो ये इन दोनों दोस्तों के बीच का कोई सीक्रेट कोड है, या तो फिर कोई ऐसी खास बात है जो जस्टिस राय जस्टिस लाल को बताना चाहते हैं। एक काम करो, ट्राई करो डिकोड करने के लिए, देखो कुछ पता चलता है क्या। हाँ, ये लिस्ट पूरी हुई? हाँ सर, जस्टिस राय के पिया आनंद ने जो हमें धमकियों के बारे में बता दे सर, उस हिसाब से हमने ये 3 सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है। 3 भागों में क्यों, क्या है? अब यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से सभी लोगों ने कभी ना कभी जस्टिस राय को धमकी दी है, और इनमें से ज्यादातर लोग जेल में भी है। लेकिन ये वनेश, ये एक मर्डर के केस में अंदर गया है और बाद में इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसे रिहा कर दिया गया। और ये कमल जी, इन्होंने जस्टिस राय पे स्याही फेंकी और इस जुर्म में इन्हें अंदर कर दिया गया। फिलहाल ये कहां पर है उसकी कोई जानकारी नहीं है। सर ये दूसरी लिस्ट जो है इसमें से ये 3 लोगों को सजाए मौत दी हुई है सर जस्टिस ने, और ये अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। 3, ये चौथा, ये कौन है? सर ये है किशोर जी, इनके बेटे को जस्टिस ने 3 साल की सजा दी थी सर, और न्यूज में एक आर्टिकल आई थी कि ये सजा ज्यादा देने की जरूरत नहीं थी और इस वजह से वो शायद डिप्रेशन में होगा और उसने अपनी आत्महत्या कर ली सर। तो इस किशोर के पास अच्छी खासी वजह है बदला लेने की। और ये है धवन, ये एक वकील है पेशे से, और अजीब बात यह है कि पिछले साल इसने जस्टिस राय के कोर्ट में बहुत सारे केसेस लड़े, पर वो एक भी जीत नहीं पाया, सारे हार गए। कहीं ये हारा हुआ वकील बदला लेने के चक्कर में राय साहब को, हाँ ये भी हो सकता है कि ये कोई काबिल वकील ही ना हो। तो अब कुल मिला के हमारे पास बचते हैं 4 सस्पेक्ट, एक ये कमल, वनेश, किशोर और धवन। सर गिफ्ट भेजने वाले का पता चल गया, वो गिफ्ट कमल ने भेजी थी और शॉपेथॉन वालों ने कुरियर की आईडी से पता किया है। तो उनके पास उसका एड्रेस तो होगा ना? नहीं सर, एड्रेस का तो पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कमल जिस जेल में था वहां से पता चल जाएगा, वहां चलते हैं। सॉरी ऑफिसर, लेकिन हमें उसे 1 महीना पहले ही छोड़ना पड़ा। जज पे हमला किया था, इतनी जल्दी छूट गई? 1 मिनट, आपने कहा कि उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन क्यों? उसकी तबीयत की वजह से।
क्योंकि सालों से उसको नशे की लत थी। 7 साल पहले वो एक केस में पकड़ा गया था, वहां उसने पीना छोड़ दिया, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर उसने पीना शुरू कर दिया, इसलिए उसका पूरा लीवर खराब हो चुका था। ये भी तो हो सकता है कि उसने लीवर खराब होने का बहाना किया हो। नहीं नहीं सर, हमने डॉक्टर से कंफर्म करके उसे छोड़ा था। अच्छा, उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास, वो दे दीजिए। एड्रेस तो है, लेकिन मुझे लगता है वो वहां नहीं मिलेगा, वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत थी। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि शराब के आदी लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की इजाजत नहीं मिलती है। मिलती है, अगर शराबी कम से कम 6 महीने तक शराब ना पिए तो, और यहाँ जेल में तो मिलने से रही, इस बिना पे हमने उसको परमिशन दे दी। ओके सर, थैंक यू। अगर ऐसा है तो अपनी जान बचाने के लिए उसने कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही होगा। एग्जैक्टली। और ये कोई छोटा मोटा इलाज तो है नहीं तो कहीं भी हो जाए। शहर में गिने चुने हॉस्पिटल है जहां पे ट्रांसप्लांट हो सकता है। वहीं ढूंढते हैं इस कमल को। अरे तारिका, ये तुम कहाँ ले आए भाई मुझे? मैंने तो सोचा तुम किसी ग्लास फैक्ट्री में लेके जाओगी। बोले नहीं, ये जो कुछ भी है ना, है बड़ा खूबसूरत। शुक्रिया आप सर। शी इज माई फ्रेंड विवियान। ये ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी इसी की है। ये ऐसे खूबसूरत आर्ट पीसेस बनाती रहती हैं, और कांच के भी। एंड विवियान, ही इज डॉक्टर सालुंखे। हेलो। अच्छा यार, वी नीड योर हेल्प। हमें कांच और कांच की चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। श्योर। अच्छा विवियन, ये सारी चीजें आप ही ने बनाई हैं? जी। ऑब्वियसली आप ही ने बनाई होंगी, लेकिन कैसे? बहुत आसान है। वैसे तो ज्यादातर चीजें कांच को पिघलाकर बनी है। प्रोपेन टॉर्च से कांच पिघलाया जाता है और उसी पिघलाए हुए कांच को मंचा आकार दे दिया जाता है। अच्छा हाँ, ये एक एक्सरे इमेज है कांच के शोपीस का, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये पूरा ब्लास्ट हो गया। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? इसका आकार तो बूंद जैसा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। विवियन, एक बार जरा फिर से देखो गौर से, शायद कुछ ऐसी चीज हो जो तुमने अभी तक देखी नहीं। एक मिनट, इसकी नोक देख रहे हैं आप लोग? ये जानबूझकर बनाई हुई तो नहीं लगती। I mean, जिसने भी इसे बनाया है उसने कांच को पिघलाकर बहुत जल्दी उसे ठंडा कर दिया है, बिल्कुल तुरंत, जिससे कि कांच का आकार न केवल बूंद के जैसा रह गया है, बल्कि इसकी नोक पतली, लंबी और नाजुक हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। कांच को पिघला करके ठंडा कर दिया गया, तुरंत तुरंत, जैसे वो बूंद बनी। माय गॉड। तारिका, हमें लैब में चलना है तुरंत, फौरन। और हाँ विवियन, हमें आपकी वो प्रोपेन टॉर्च चाहिएगी प्लीज। किशोर, धवन, भुवनेश, अब तीनों को जस्टिस राय के खून के सिलसिले में यहां बुलाया गया है। मर गया? बड़ा भगवान बनता था, लोगों को जिंदगियों का फैसला करता था। चलो अच्छा है, अब मर गया। सर, इसे देख के तो लगता है कि ये दिमागी हालत से ठीक नहीं है। हो सकता है नाटक कर रहा हूं। असाइलम की अटेंडेंस स्लिप है इसकी। सर, इसमें तो लिखा है कि 1 महीने से बाहर ही नहीं गया असाइलम से, और ये रिपोर्ट खुद डॉक्टर ने बनाई। ये देखिए। ठीक है, ले जाओ इसे। चलो चलो उठो। खुश तो आप भी होंगे ना जस्टिस राय की मौत से? देखिए, मैं मानता हूं कि मेरे बेटे ने गलती की थी, गलत संगत में पड़ गया था वो, लेकिन न तो उसका गुनाह इतना बड़ा था और न ही उसकी उम्र कि उसे माफ न किया जा सके। और फिर अगर सजा देनी ही थी तो कम सजा दी जा सकती थी उसे, लेकिन जस्टिस राय ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली। जी,
और आप जस्टिस राय को उसका जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं और मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं। शायद मेरी अपनी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। और धवन जी, आपने पिछले साल में जस्टिस राय के कोर्ट में 17 केसेस लड़े हैं और आप 17 के 17 केसेस हार गए। आपको भी गुस्सा आया होगा, इसलिए आपने तो इस वजह से मैंने उनका खून कर दिया, ऐसा सोच रहे हैं आप? इससे बचकानी सोच कोई हो ही नहीं सकती। इस वजह से कोई किसी का खून करता है क्या? इस जजमेंट की वजह से आपके क्लाइंट्स आपको छोड़कर चले गए, वकील के तौर पर आपकी बदनामी हुई। जस्टिस राय ने ना सिर्फ आपके खिलाफ जजमेंट दी, बल्कि आपके प्रैक्टिस के खिलाफ, आपकी वकालत के खिलाफ जजमेंट दी। सर, मैं मानता हूं आपने जो कुछ भी कहा सच है, लेकिन इससे यह कतई साबित नहीं होता कि मैंने उनका खून कर दिया है। धवन जी, साबित नहीं हुआ तो क्या हुआ? हो तो सकता है ना। देखिए सर, मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस है, इस पेशे में कोई नया नहीं हूं मैं। सर, मैंने इतने सालों तक मेहनत करके बहुत नाम कमाया है, लोग जानते हैं मुझे। और सर, जिस वक्त जस्टिस राय का खून हुआ, उस वक्त मैं कहां था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, इन सब बातों का ब्यौरा दे सकता हूं मैं, वो भी गवाहों और सबूतों के साथ। एक बात मत भूलिए धवन जी, खून एक पार्सल की वजह से हुआ है और जिस वक्त खून हुआ उस वक्त खूनी वहां पर मौजूद नहीं था, समझे आप? इसलिए आपके गवाह और आपके सारे सबूत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप सिर्फ भूलिएगा मत कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, आप हमारे शक के दायरे में हैं। डॉक्टर पुनीत? यस सर, दैट्स डॉक्टर पुनीत। थैंक यू। डॉक्टर पुनीत, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे फोन पे बात हुई थी कमल के बारे में। जी हाँ, मुझे याद है। दरअसल कमल हमारे लिवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट में है और हम उसके लिए सही डोनर का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात अच्छी है कि उसने शराब पूरी तरह से छोड़ दी है, वरना हम ये ऑपरेशन नहीं कर पाते। तो आपके पास इस कमल का एड्रेस तो होगा? जी, एड्रेस तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, उसको अगर डोनर मिल गया तो आप उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? सिंपल है, हम डोनर्स और जरूरतमंद पेशेंट की लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं और सभी पेशेंट्स अपने डोनर्स की सही लिस्ट वहां पे देखते हैं और हमें कांटेक्ट करते हैं। अगर कमल अपना नाम लिस्ट में देख लेता है तो यकीनन वो यहाँ आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब, आपको हमारा एक काम करना होगा। पिघले हुए गरम गरम कांच को तुरंत ठंडा करना है, तुरंत। और पानी से ज्यादा अच्छा ये काम और कौन कर सकता है? तो ऐसे बनी ये कांच की बूंद। लेकिन जस्टिस राय की जिस बूंद से मौत हुई थी वो तो काफी बड़ी थी। ठीक है, मैं भी एक बड़ी बूंद बनाने की कोशिश करता हूं। ये कोड्स आखिर है क्या? कुछ पता ही नहीं चला। अरे सर, सालों के साथ क्या हुआ? सर क्या हुआ सर? सर ये सब हुआ कैसे? कहीं आप बॉम्ब तो नहीं बना रहे थे? हाँ, क्या? बॉस और जस्टिस राय को और जस्टिस लाल को जिस तरह के बॉम्ब से मारा गया ना, मैंने पता कर लिया बॉम्ब किस तरह से बनाया गया। बहुत आसान है। वो कैसे सर? अरे यार, सब कुछ यही पूछोगे, थोड़ी मरम पसंद तो करने दो यार।
बस कांच के इस बूंद जैसे आकार को सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, गरम गरम पिघले हुए कांच को पानी में गिराकर। पिघला हुआ कांच पानी में गिरेगा और तुरंत ठंडा होकर के ये बूंद जैसा आकार ले लेगा। इसके इस आकार की वजह से ही इसे कांच के आंसू भी कहा जाता है। यार, ये कांच के आंसू के बारे में छोड़, कैसे बनते हैं? ये कांच का आंसू फूटा कैसे, ये बता पहले। वही तो पता करने की कोशिश कर रहा था बॉस। मैंने इस कांच के आंसू मतलब इस बूंद के अगले सिरे को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे याद आया, पार्सल के साथ मैसेज भी आया था और उस मैसेज में लिखा हुआ था प्रेस द टेल। मैंने ये इसकी दुम, इसकी पूंछ को दबाया, बम। आपको मालूम ही है सर, ये पूंछ दबाई और फूट गया, ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझा। दरअसल ये सब कुछ होता है कांच के अणुओं में भीषण भौतिक तनाव की वजह से। जैसे ही कांच, गरम गरम कांच, पिघला हुआ कांच एकदम ठंडा होता है, इसके अणु में बहुत जबरदस्त भौतिक तनाव हो जाता है और फिर इसकी पूंछ को जब तोड़ा गया तो जबरदस्त भौतिक तनाव की वजह से इसके अणु एकदम बिखर गए और बूम, ब्लास्ट। ये सब कुछ कोई आम आदमी जान ही नहीं सकता। इसे जानने के लिए भौतिक विज्ञान की अच्छी खासी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी कातिल कोई ऐसा है जो ये सब अच्छी तरह से जानता है। डॉक्टर पुनीत अपनी केबिन में है? हाँ सर है। थैंक यू। डॉक्टर साहब मेरे लिए डोनर मिल गया। हाँ, कब है मेरा ऑपरेशन, कब कर सकते हैं? वो अभी हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए सही डोनर नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मेरा नाम लिस्ट में सबसे पहले था। देखिए, मैं मेरी सजा काट चुका हूं पूरी तरह से, फिर आप लोग मुझे कहां लेके जा रहे हैं? मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की है। जस्टिस राय का खून हो गया है। क्यों किया खून? जस्टिस राय का खून? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आपने शॉपटाउन वेबसाइट से जस्टिस राय के लिए उनके जन्मदिन पे तोहफा भेजा था ना? नहीं तो मैंने कोई तोहफा नहीं भेजा था। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम अंडरग्राउंड क्यों थे? देखिए, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुआ था। सचमुच मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए शहर से बाहर हेल्थ स्पा ज्वाइन कर लिया है मैंने। जेल से छूटने के बाद मैं वही रहता हूँ। और वो पार्सल, कांच का अजीब सा शोपीस जो आपने जस्टिस राय को भेजा था शॉपटाउन वेबसाइट से, जिसपे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी था। हाँ, मैंने शॉपाथॉन वेबसाइट से शॉपिंग जरूर की है और पार्सल भी भेजा है, लेकिन जस्टिस राय को नहीं भेजा मैंने मेरी बेटी को भेजा है, क्योंकि उसका जन्मदिन था। मेरी वाइफ मुझसे नाराज है, इसलिए मेरी बेटी को मुझसे नहीं मिलने दे रही है, तो मैंने वो शॉपाथॉन वेबसाइट से गिफ्ट खरीदा और मेरी बेटी को पार्सल कर दिया। कोई सबूत है इसका तुम्हारे पास? हाँ है ना सर, मैं आपको शॉपाथॉन वेबसाइट का मेरा अकाउंट दिखाता हूँ, उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कब और क्या खरीदा है। देखिए, ठीक है। ये आदमी तो वाकई सच बोल रहा। इसने तो वो गिफ्ट अपने बेटी के लिए खरीदा था, और वो भी जस्टिस राय की मौत के 2 हफ्ते पहले। मतलब कातिल जानबूझ के हमारा ध्यान इसकी तरफ भटका रहा था। यानी वो जो कोई भी है, उसे कमल की पूरी हिस्ट्री के बारे में मालूम था। उसने उसके घर से वो पार्सल का डब्बा चुराया, उसमें कांच का सामान रखा और किसी तरह से जस्टिस राय तक पहुंचा दिया। कातिल वही है जिसने ये पार्सल जस्टिस राय तक पहुंचाया। एक मिनट जरा और से देखो, इस एड्रेस के नीचे की तरफ एक और एड्रेस, और ये दोनों पते अलग अलग हैं। डैम इट, एक सुराग मिला था वो भी गलत निकला। मतलब कमल बेकसूर है। बस मैं इस कागज को लैब में ले जाकर के अच्छी तरह से चेक कर लेता हूं। ठीक है सर,
सब मिल गया। एक सबूत गया तो दूसरा मिल गया, कोड डिकोड हो गया। कोड में क्या है? सर कोई कोड्स नहीं है, सिंपल मैसेजेस है। उन दोनों डेट्स पे जब जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को मैसेजेस भेजे थे, उन दोनों डेट्स पे दो बातें कॉमन थी। कौन सी बात? सर पहली बात, उन दोनों डेट्स पे दोनों जजेस में से एक शहर से बाहर था, और दूसरी बात, उन दोनों डेट्स पे संडे था। और जिस दिन कत्ल हुआ है उस दिन भी संडे था। एग्जैक्टली सर। और मारे जाने से पहले वो दोनों शतरंज खेल रहे थे। यस। जो मैसेजेस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को भेजे हैं वो कोई कोड्स नहीं, शतरंज की चालें थी। वो दोनों चाहे कहीं भी हो अपना शतरंज का खेल जरूर पूरा करते थे। जहां छोड़ा अगली बार वहीं से पकड़ते थे। मतलब दोनों भी जजेस संडे के दिन शतरंज खेलते थे। और ये बात कातिल जानता था, इसीलिए उसने उसी संडे को खुद अपने हाथों जाकर वो पार्सल डिलीवर किया। वो जानता था कि जस्टिस राय वहां होंगे। सर वो ये भी जानता था कि जस्टिस लाल भी वहां पे होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने अभिजीत, बिल्कुल सही कहा। हम तो ये सोचकर चल रहे थे कि कातिल ने जस्टिस राय पर हमला किया, पर उस एक्सप्लोजन में जस्टिस लाल की जान बेवजह चली गई। हालांकि असली बात तो ये है, कातिल चाहता था कि जस्टिस राय के साथ साथ जस्टिस लाल को भी खत्म कर डाले। किशोर, जतिन, भुवनेश, इन तीनों की कुंडली निकालो, देखे तो सही कि इनमें से किसी के पास कोई वजह थी इन दोनों जजेस को मारने की। और फिर धवन, पता लगाओ उसके सारे के सारे केसेस उसने जस्टिस लाल के कोर्ट में लड़े थे, वो क्या है और किसके हैं। सर, हाँ सर, धवन के बारे में पता करके आ रहा हूं। जस्टिस लाल के कोर्ट में सर वो 100 में से 75 केसेस आ रहा था। सर, हाँ सर, जतिन के जेल रिकॉर्ड्स मिल गए। उसके वकील ने डिप्रेशन के बिना पे जतिन को छोड़ने की अपील की थी और उसकी अपील ठुकरा दी गई थी। जज कोई और नहीं, जस्टिस लाल ही थे। तो जतिन के पिता किशोर के पास अच्छी खासी वजह है कत्ल करने की, पर इतना पेचीदा प्लान वो बना पाएगा? वही तो सर, किशोर एक स्कूल टीचर है, उसे कैसे पता होगा कि कांच के आंसू से किसी की जान जा सकती है? ये तो इस बात पर निर्भर है कि ये किशोर मास्टर जी स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाता है। पता लगाओ ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है स्कूल में। रही बात धवन की, उसके पास एलिबाई है, तो बस इन दोनों के एलिबाई फिर से चेक करो अच्छी तरह से। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नया एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा। जानते हो किसका? कलर्स का एक्सपेरिमेंट। रेडी? ये देखो दूध है। अब मैं इसमें डिफरेंट कलर्स के एक एक ड्रॉप डालूंगा। नाउ कम हियर। देखो बेटा, अब जब मैं ये बर्ड इसके अंदर डालूंगा तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि अणु किस तरीके से प्रक्रिया करता है। देखो, देखा? इसे कहते हैं विज्ञान का जादू। कमाल है। नहीं, मैं आपके प्रयोग की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं। आपने कभी बताया नहीं कि आप विज्ञान पढ़ाते हैं? आप लोग यहाँ? मैं तो बस वो प्राथमिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। आपने बच्चों को वो कांच के आंसू वाला प्रयोग दिखाया नहीं? कैसे पूछ दबाते ही ब्लास्ट हो जाता है। हा? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। आपको सब पता है। अब जरा इन बच्चों को जाने के लिए कहिए। बच्चों, आज के लिए छुट्टी, बाकी की पढ़ाई कर जाओ तुम लोग। सर को पहचानते हैं? रविवार याद है आपको? जिस दिन टीचर पेरेंट मीटिंग थी और उसी दिन जस्टिस लाल और जस्टिस राय का खून भी हुआ था। उस दिन आप आए नहीं थे, एब्सेंट थे।
इस केस में जिन लोगों पे हमें शक था उनकी आलिबाइज, यानी कत्ल के वक्त वो कहाँ थे, किसके साथ थे, उसका पूरा ब्यौरा सबूत के साथ हमारे पास है, सिवाय आपके। रविवार को आप कहाँ थे? मैं घर पे ही था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं जा नहीं पाया। झूठ, आप घर पे नहीं क्लब हाउस में थे। जस्टिस राय को वो पैकेज डिलीवर करने गए थे। अगर मैं मान लूं कि आप ठीक कह रही हैं, कोई सबूत है आप उनके पास? सबूत तो खैर अभी नहीं है। अच्छा, ये जो आप ये जो प्रयोगशाला यहाँ बनाया हुआ है आपने, यहाँ पे जो बच्चों को दिखाते हैं, इसके अलावा कहीं प्रयोग करते हैं या यही जगह है? नहीं, बस यहाँ पे यही एक खुली बड़ी जगह है जहाँ मैं बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग प्रयोग बताता हूँ। अच्छा, सर आप अंकल? अरे आप लोग वहां कहां जा रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब, आपको सबूत चाहिए था ना, वही ढूंढ रहे हैं। सर, पहचान रहे नहीं सर? ये तो एक टुकड़ा है, ऐसे बहुत सारे टुकड़े यहाँ मिलेंगे अगर यहाँ पे आसपास खोदा गया तो। ये आपको भी पता है। ये कोई साधारण कांच के टुकड़े नहीं है डॉक्टर साहब। आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो प्रयोग सफल नहीं हुए, आपने उन कांच के टुकड़ों को लाकर यहाँ पर दबा दिया, है ना? अभी आप सच बोलेंगे कि इस कांच को हम जाके टेस्ट करें? क्योंकि अगर इसमें टेस्ट किया तो इसमें वो जहर जरूर मिलेगा। हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा है, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर के मेरे बेटे को मारा है। मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि इन दोनों से अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा मैं। मैंने इन दोनों पे निगाह रखना शुरू किया। एक दिन बच्चों के लिए इंटरनेट पे कुछ अनोखे प्रयोग ढूंढ रहा था मैं, तभी मुझे ये कांच के आंसू का प्रयोग मिला। मैंने सोच लिया कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का यही एक तरीका है। मुझे पता था कि कमल जस्टिस राय पे स्याही फेंक चुका है और अभी अभी जेल से छूटा है। मुझे उसकी बेटी के बारे में भी पता था। मैं जानता था कि वो उसे बर्थडे गिफ्ट जरूर भेजेगा। अरे भाई साहब, ये भी लेना। बस उसी गिफ्ट का डब्बा मैंने वहां से उठा लिया और अपने प्लान को अंजाम दिया। मैंने उसे बहुत सावधानी से पैक किया। और फिर डब्बे पे पुराने एड्रेस के ऊपर नया एड्रेस लगाया। फिर मैंने उन दोनों की मौत का सामान वहां पहुंचा दिया। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मैंने उन दोनों से अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया, उसे इंसाफ दिला दिया। इंसाफ नहीं, सिर्फ बदला था, जिसे ना तो तुम्हारे मरे हुए बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही उन बच्चों को तो तुम्हें अपना गुरु मानते हैं। हाँ, तुम्हारे इस गलती से उन्हें सबक जरूर मिलेगी। अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटते हुए शायद आप भी अपना सबक सीख ही लेंगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।